गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन द गो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बजट के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में जानने का कोशिश किए थे और आज हम उसी बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं बजट में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। देखते हैं कि बजट में मुख्यतः दो ही चीजों में फोकस किया जाता है, एक होती है प्राप्तियां, एक होती है व्यय। तो बजट में पैसा आते कहां से है और बजट में जो पैसा खर्च कहां कहां होते हैं। तो बजट में जो पैसा आते हैं किसी सोर्स से तो उसको हम लोग प्राप्तियां कहते हैं, और बजट में जब कहीं पैसा खर्च होते हैं, किसी मद पर खर्च होते हैं, किसी योजना पे खर्च होते हैं, तो उसको हम लोग व्यय के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं प्राप्तियां के बारे में। तो अर्थशास्त्र में प्राप्तियों को दो तरीके में बांटा गया है, एक राजस्व प्राप्तियां होती है और एक पूंजीगत प्राप्तियां होती है। तो राजस्व प्राप्तियां के बारे में बात करेंगे कि वैसी प्राप्तियां, ये वैसी प्राप्तियां होती है ना जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है, यानी जिनका क्लेम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है कि हाँ भाई हम खर्चा किए हैं तभी हमको इनकम हो रहा है। नहीं, सरकार के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं किया जा सकता है राजस्व प्राप्तियां में। जैसे बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कर राजस्व, एक होता है गैर कर राजस्व। तो टैक्सेशन के थ्रू जो पैसा आती है ना वो कर राजस्व के अंतर्गत आता है, और गैर कर राजस्व के में बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। पहले बात करते हैं कर राजस्व की। तो कर राजस्व में एक रखा गया प्रत्यक्ष कर और एक रखा गया अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में बात करते हैं जैसे इनकम टैक्स, आयकर जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। इसमें क्या देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग टैक्स भी देते हैं। तो इसमें सरकार को किसी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो इसको सरकार को किसी प्रकार की खर्च करने की जरूरत पड़ी। दूसरे बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। हम लोग जीएसटी देते हैं, गुड सर्विस एंड टैक्स। दैनिक जीवन की बहुत सारे मूलभूत चीज को खरीदते हैं, छोटे मोटे चीज में हम लोग जीएसटी देते हैं। तो इसमें जो हम लोग जीएसटी देते हैं इसमें सरकार को किसी प्रकार की कहीं से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, या सरकार को कोई अतिरिक्त उद्यम नहीं चलाना पड़ रहा है, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं। तो समझने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। और ही बात करते हैं कर राजस्व में, एक हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स को भी शामिल कर लेते हैं, और ये टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग देते हैं। तो बात करते हैं कि इस प्रकार के टैक्स में, इस प्रकार के कर में सरकार को कुछ अतिरिक्त उद्यम नहीं चलानी पड़ रही है, तो और सरकार को कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के टैक्स को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। एक होता है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व में बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो क्या होती है विभिन्न राज्यों को उधार दिए हैं पैसा, बहुत सारी संस्थाएं को मान लिए पैसा उधार दिए हैं। तो उस उधारी धन पर जो दिया गया, जो ब्याज मिलने वाली है ना, जो ब्याज मिल सकती है सरकार को, जो इंटरेस्ट मिलने वाली है हर साल, उसी को हम लोग किस में रखते हैं, राजस्व प्राप्तियां में रखते हैं। हम मूलधन की बात नहीं कर रहे हैं, मूलधन को नहीं रखा जाएगा राजस्व प्राप्तियां में। हम बोल रहे हैं कि सरकार जो अतिरिक्त राज्यों को या अतिरिक्त किसी भी उद्यम को जो लोन दिया है, उस लोन पे जो सरकार को इंटरेस्ट हर साल मिल रही है, उसमें मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत रखेंगे। या अन्य प्राप्तियां देख सकते हैं, अन्य प्राप्तियां बात कर सकते हैं कि सरकार समय समय पर किसी न किसी प्रकार से जुर्माना लगाती है, अदालतें भी कई प्रकार से जुर्माना लगाती है। तो वो सब प्राप्तियां जो होती है वो राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत रखी जाएंगी। एक होता है अनुदान। सरकार को विभिन्न प्रकार से विभिन्न संस्थाओं से अनुदान मिलते रहता है। तो इस प्रकार से जो प्राप्तियां होती है इसको हम लोग राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें क्या होता है
कि वैसी प्राप्तियां होती है जिनके लिए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें भाई सरकार की देयता उत्पन्न हुई है। कल दिन सरकार ये क्लेम कर सकता है कि भाई हम खर्च किए हैं, इस मद पर हम पैसा खर्च किए हैं, तो हमको ये प्राप्तियां मिल रही है। तो ये उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज हम लिखे हुए हैं, जिसके लिए सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। सरकार की देयता उत्पन्न होती है, सरकार की लायबिलिटी उत्पन्न होती है। भाई हम खर्च किए हैं तभी वो पैसा आ रहा है, तभी वो प्राप्तियां हो रही है। जैसे बात करते हैं, सरकार विभिन्न तरीकों से राज्यों को लोन देती है। मान लीजिए लोन दिया तो राज्य जो है क्या करेगा, उसको मूलधन भी वापस करेगा। सरकार किसी और संस्था को लोन दी है, वो उसका मूलधन भी वापस करेगा। तो जितने समय पर वो जो मूलधन वापस करेगा, मूलधन जब वापस करेगा तो उसको जो रखा जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां में, लेकिन इस लोन दिए हुए राशि पर जो ब्याज मिलेगा ना, उसको रखा जाएगा राजस्व प्राप्तियां में। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पूंजीगत प्राप्तियों को भी ठीक उसी प्रकार बांटा जा सकता है। एक योजनागत व्यय बांटा जा सकता है, गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है। योजनागत में वे होता है कि जो सरकार योजना में जो खर्च कर रही है, और गैर का योजना में बांटा बोल सकते हैं कि सरकार को ऋण द्वारा प्राप्त जो धनराशि है उसके द्वारा जो मूलधन की प्राप्ति हो रही है, उसको गैर योजनागत में रखा जा सकता है। जिस तरह प्राप्तियों को देखें उसी प्रकार हम लोग पूंजीगत लेखा को देखते हैं। इसी पूंजीगत लेखा को हम लोग पूंजीगत व्यय भी कहते हैं, पूंजीगत व्यय भी कहा जा सकता है। तो पूंजीगत लेखा यानी अर्थात पूंजीगत व्यय, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राजस्व व्यय, एक होते हैं पूंजीगत व्यय। व्यय मतलब अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो व्यय मींस क्या होता है, खर्च। तो एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय क्या होते हैं, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में क्या होता है कि सरकार के वैसे खर्चे आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का सार्वजनिक संपत्ति का सृजन नहीं होता हो। अब बात करते हैं कि ये सार्वजनिक संपत्ति आप लोगों को हो सकता है कि नहीं समझ में आई होंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या होता है, हम चीजों को फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि राजस्व व्यय राजस्व व्यय वैसे व्यय होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संपत्ति का सृजन नहीं हुआ हो। यानी कि सरकार जब खर्च किए तो ऐसा नहीं है कि कहीं सड़क बन गया, पुल बना दिया, कोई मशीनरी खरीद लिया, कोई भूमि अधिग्रहण कर लिया, नहीं, इसमें किसी प्रकार का संपत्ति का सृजन नहीं होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग इसमें वेतन का, सरकार बहुत सारी जो सरकारी कर्मचारी है, जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयमेंट है, उसको वेतन देते हैं। तो बताइए जरा, क्या वो वेतन दिए तो इससे क्या किसी सार्वजनिक संपत्ति का या किसी भौतिक चीजों का निर्माण हुआ क्या? नहीं हुआ। सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारी सब्सिडीज देती है सरकार, तो इससे क्या सार्वजनिक संपत्ति का हुआ निर्माण? नहीं हुआ। सरकार पेंशन देती है। तो कहने का मतलब कि वेतन, सब्सिडी, पेंशन, या हो सकते है सरकार की कोई लोन ले लिया हो, उस लोन पे सरकार ब्याज अदायगी कर रही हो, तो जिससे किसी सार्वजनिक संपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है, वो राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाएगा। राजस्व व्यय के दो भागों में करके पढ़ सकते हैं। एक होता है योजनागत व्यय, एक होता है गैर योजनागत। योजनागत व्यय में क्या होती है, राज्य सरकारें हो सकती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के योजना के लिए बहुत सारी पैसे एलोकेट करती है। और गैर योजनागत में हम लोग क्या देखते हैं, तो गैर योजनागत में ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत कुछ सरकारें ऐसी होती है जो योजना के मध्य पैसा खर्च नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बजट के कुछ और महत्वपूर्ण टेक्निकल चीजों को समझने की। एक होता है संतुलित बजट, एक होता है अधिशेष बजट, एक होता है घाटा बजट।
संतुलित बजट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जब सरकार की आय खर्चे के बराबर हो जाती है ना, उसको संतुलित बजट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, अगर आपकी इनकम आपके खर्चे के बराबर है, तुम बोल सकते हैं कि मेरा बजट संतुलित है। उसके बाद है अधिशेष बजट। जब आपकी आय अधिक होती है और खर्च उससे कम होती है। जैसे मान लीजिए आप कमा रहे हैं 100 रुपया, खर्च कर रहे हैं 80 रुपया, तो 20 रुपया तो आपके खाते में गया। उसी प्रकार सरकार की आय मान लेते हैं 100 रुपया, खर्च कर रही है सरकार 80 रुपया, तो 20 रुपया तो सरकार के खाते में गया। तो यही 20 रुपया क्या है, उसका अधिशेष बजट है। घाटा बजट क्या होता है? घाटा बजट आप समझ रहे होंगे, हम लोग बोलते भी आम थोड़ा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमको घाटा लग गया। तो यानी कि जब हमारा इनकम कम हो और खर्चे उससे अधिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घाटा बजट कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण शब्दावली को समझने में कामयाब हुए होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, सरकारी बजट से संबंधित है। FRBM एक्ट ये लाया गया था 2003 में, और ये क्या है? ये कुछ है नहीं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि जब भी वित्त मंत्री संसद में बजट को पेश करेंगी, तो बजट पेश करने के दरमियान उनको महत्वपूर्ण 3 दस्तावेज और संसद के समक्ष पेश करनी होगी। पहला है राजकोषीय नीति संबंधी विवरण, मध्यावधि वित्तीय विवरण और समष्टि अर्थशास्त्र रूपरेखा संबंधी विवरण। तो FRBM एक्ट 2003 ये कब आया था? 2003 में आया था। और इस एक्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री जब भी संसद में बजट को पेश करेंगी, तो पेश करने के साथ साथ 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों को और पेश किया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार है। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं हम लोग राजस्व घाटा की। ठीक है, तो मान लेते हैं, आप जानते होंगे राजस्व घाटा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा राजस्व घाटा। मान लीजिए बजट में जो है, बजट में एक मान लीजिए प्राप्तियां होती होंगी और एक मान लेते हैं व्यय होती होंगी। यही 2 चीज आती है। प्राप्तियां में एक बात होती है, एक होता है राजस्व के प्राप्तियां और एक होते हैं राजस्व के व्यय। राजस्व के व्यय तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं राजस्व घाटा। तो बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपका व्यय जो है 100 रुपया है, ठीक है, और आप कमा रहे हैं 50 रुपया। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों को अगर घटा देंगे तो हमको पता चल जाए कि हमको कितना घाटा हुआ। तो वही लिखे हैं राजस्व व्यय में अगर राजस्व प्राप्तियां को घटा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? वो राजस्व घाटा निकलेगा। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर सरकार किसी मद पर 100 रुपया खर्च कर रही है और उनकी प्राप्तियां 50 रुपया ही है, तो बता सकते हैं राजस्व घाटा कितना है? 50 रुपया का है। आशा करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। एक होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि बजट ही तो राजकोष है ना। मान लेते हैं राजकोष जो है, राजकोष में 2 चीज आता है, एक होता है प्राप्तियां और एक आता है व्यय। आशा करते हैं चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो प्राप्तियां में क्या होता है? एक होता है राजस्व के प्राप्तियां और एक होता है पूंजीगत के प्राप्तियां। इसमें भी एक होता है राजस्व का व्यय और एक होता है पूंजीगत का व्यय। ध्यान से देखने, तो कहने मतलब देखिए, ये जो प्राप्तियां हैं, ये सरकार को पैसा आने का सोर्सेस है और ये सरकार के पैसा खर्च होने के सोर्सेस है।
तो मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि राजस्व, मान लेते हैं कि ये दोनों को मिला करके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को मिला करके मान लेते हैं कि 200 रुपया खर्च हो रहा है, और मान लेते हैं दोनों से प्राप्तियां जो है वो 100 रुपया की है। तो हम नहीं बता सकते हैं क्या कि राजस्व घाटा कितना हुआ, 100 हुआ, यानी कि कुल व्यय में देखिए व्यय में दो भाग आता है, एक राजस्व व्यय आता है, एक पूंजीगत व्यय आता है, और प्राप्तियां में 2 भाग आता है, राजस्व प्राप्तियां होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती है। तो आशा करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये पूरा कुल व्यय और ये पूरे कुल प्राप्तियों को अगर घटा देंगे तो ये क्या निकलेगा, राजकोषीय घाटा निकल सकता है। इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आप लोग के एग्जाम में आने का चांसेस श्योर है। आशा करते हैं चीजों को समझ में आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।